नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ संजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्राम उदय फाउंडेशन से। नमस्कार संजीव जी। नमस्कार विकास जी। आ, आज हम लोग चर्चा करेंगे विकास वर्सेस डेवलपमेंट पे। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो आपने ये बुक लिखी है विकास वर्सेस डेवलपमेंट, उनमें कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसको आप चैलेंज करते हैं डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को विकास से चैलेंज करते हैं? सर्वप्रथम विकास जी आपका धन्यवाद जी। आमंत्रित करने के लिए। ये जो पुस्तक लिखी गई है, नाम से ही स्पष्ट होता है विकास वर्सेस डेवलपमेंट। तो वर्सेस शब्द का सामान्यतः वही प्रयोग होता है जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध हों। जैसे हमने प्रायः सुना है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर हो रहा है मैच, तो ये स्वाभाविक तथ्य है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेल रहा है। ठीक बात है। तो वर्सेस का प्रायः और स्वाभाविक तथ्य है कि वर्सेस का अर्थ होता है विरुद्ध। तो ये तो अब यहाँ पे स्थापित हो जाता है कि विकास जो है डेवलपमेंट के विरुद्ध है। ठीक है। लेकिन अब एक धारणा ऐसी बन गई है कि विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। परंतु हमारे यहाँ शब्दों का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ शब्दों में भाव अंतर्निहित है। काऊ और गाय में भेद है। आप काऊ को गाय नहीं कह सकते, क्योंकि काऊ जो है, काऊ को एक पश्चिम की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो तैयार करती है, और गाय को भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार करती है। लेकिन है तो वो एक जानवर ही ना। जानवर ही है, लेकिन जानवर जानवर में ही भेद है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया पश्चिम से चलने वाली हवा और पूरब से चलने वाली हवा में भेद है। दोनों तो हवा ही है। हमारे यहाँ यमुना के जल में भी और गंगा के जल में भी भेद है, अपितु दोनों जल ही हैं। तो भले ही दोनों जानवर हैं, लेकिन जानवर जानवर में ही भेद है। हमारे यहाँ गऊ को जानवर ही नहीं अपितु माता माना गया है। ठीक है। तो केवल ये जो हमको समझना पड़ेगा कि शब्द का क्या महत्व है। मैं केवल एक विचार स्थापित नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी स्थापित कर रहा हूँ कि जो भारतीय शब्दावली है, जो भारतीय भाषा है, जो भारतीय मानस है, उसमें जो शब्दों का क्या महत्व है। हमारे शब्दों में भाव अंतर्निहित है। तो विकास में एक भाव है जो प्रकृति के संरक्षण का बात करता है कि प्रकृति के प्रशस्त मानबिंदु सुरक्षित रहें, गैया सुरक्षित रहें, बैल सुरक्षित रहें, घोड़े सुरक्षित रहें, हाथी सुरक्षित रहें, नदियाँ सुरक्षित रहें, पर्वत सुरक्षित रहें। मतलब प्रकृति के जितने भी मूल तत्व हैं, प्रकृति अपने मूल स्वरूप में बची रहे, यही विकास का आग्रह है। अब डेवलपमेंट क्या है, तो जब वर्सेस बोल दिया तो बिल्कुल उसके विरुद्ध है जी। गैया खत्म हो जाए, बैल खत्म हो जाए, नदी खत्म हो जाए, पर्वत खत्म हो जाए, मतलब इन सब के विनाश की आधारशिला, सीधे शब्दों में प्रकृति के विनाश की आधारशिला का नाम ही डेवलपमेंट है, और इसको स्थापित करने का जो आग्रह है वो विकास है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हम प्रकृति को बचाएं और प्रकृति का सही इस्तेमाल करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ वर्कआउट करें, तो इट वुड बी नोन एज विकास। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो हम प्रकृति का दोहन करते हैं, जो कि हम अभी कुछ विगत वर्षों से देखते आ रहे हैं कि हमारी जो संसाधन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे हैं, और हम उस संसाधनों का दोहन करते करते जो है सो आज इस स्थिति पे पहुंच चुके हैं कि जो मानव सभ्यता है वो विनाश की सभ्यता की ओर अग्रसर हो चुकी है। आप इसी को डेवलपमेंट कह रहे हैं? जी जी, निश्चित ही डेवलपमेंट को मैं ऐसे ही परिभाषित कर रहा हूँ। डेवलपमेंट भारत में परिभाषित भी नहीं हुआ है। डेवलपमेंट वहीं परिभाषित हुआ और वहीं की ये संरचना है पूरी। वहां पे तो बचा नहीं कुछ भी, और वही नीति यहाँ भी क्रियान्वित हो गई। तो डेवलपमेंट के नाम पे हुआ क्या? आप सबसे पहले ये देखिए कि भारत में डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ जी। यह बात मैंने कई बार कही है कि पशुओं की उपयोगिता में ही उनका जीवन अंतर्निहित है। ये बात समझने का विषय है। हमारे यहाँ एक बड़ा तंत्र है, कम्युनिस्ट तंत्र, वो बार बार ये कहता है कि उपयोगिता का अर्थ शोषण। मैं कहता हूँ उपयोगिता का अर्थ शोषण नहीं अपितु जीवन है। बैलों की उपयोगिता का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम बैलों का शोषण कर रहे हैं। बैलों का उपयोग ही नहीं होगा, घोड़े का उपयोग ही नहीं होगा, खच्चर का उपयोग ही नहीं होगा, हाथी का उपयोग ही नहीं होगा, तो ये बचेंगे कैसे? जब इनकी उपयोगिता ही नहीं होगी तो स्वाभाविक तथ्य है कि इनका विकल्प तैयार होगा, और जब इनकी उपयोगिता नहीं होगी तो अनन्य मार्गों से इनकी हत्या का मार्ग प्रशस्त होगा। तो डेवलपमेंट के नाम पे क्या हुआ? आपके यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जो प्रकृति के तत्व थे उनका विकल्प खड़ा कर दिया गया, बैल का विकल्प। अब विचार कर सकते हैं कि बैल का भी विकल्प होगा, नदी का विकल्प, स्विमिंग पूल जिसको कहा जा रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जो प्रकृति के तत्व हैं उनका ही विकल्प खड़ा कर दिया गया, मनुष्य का विकल्प कंप्यूटर बना दिया। तो जब आप विकल्प एक अल्टरनेट खड़ा कर देंगे तो ये स्वाभाविक तथ्य है, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकृति के तत्वों को समाप्त करने का यह सूत्र है कि आप उनका विकल्प खड़ा कर दीजिए, विकल्प खड़ा कर देंगे, और उस विकल्प खड़ा करने के प्रोजेक्ट का नाम ही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट और कुछ भी नहीं है, प्रकृति के तत्वों का विकल्प खड़ा कर दिया जा रहा है। जी चलिए, विकल्प खड़ा करने से लेकिन ये विकास कैसे रुक सकता है? अगर आपने कंप्यूटर का एक नाम लिया, आपने ट्रैक्टर का नाम लिया, आपने मशीनरीज के नाम लिए, तो मशीनरीज अगर खड़े हो रहे हैं तो उससे कैसे हो सकता है कि कुछ चीज़ें नुकसान हो जाए? हो सकता है कि हमने सोच अपनी समझ में कुछ चीज़ों को रख लिया हो जिससे खामियां उत्पन्न हो गई हों, लेकिन मशीनरीज और जो आपने जैसे बातें कही, आज हम कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं तो हम लोगों से जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये भी एक विकास ही तो है। निश्चित ही। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक मैं छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। शून्य और एक के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है? तो पूरा विश्व जानता है कि शून्य और एक की उत्पत्ति का अंतोगत्वा श्रेय जो है वो वेदों को ही जाता है, ठीक है? विश्व का ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, कोई भी अन्य पुस्तक नहीं है वेदों के अन्य जो शून्य और एक का श्रेय ले ले, ठीक है? हमारे शून्य और एक से ही बाइनरी सिस्टम तैयार होता है, ठीक है? जो लोग कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी रखते हैं उनको पता है कि उसका आधार बाइनरी सिस्टम है, ठीक है? और बाइनरी सिस्टम के मूल में शून्य और एक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कंप्यूटर की संरचना के मूल में भी वेद है। नहीं ठीक है। मेरे कहने का अर्थ क्या है विकास जी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से पूछना कि हमारे तंत्रों का प्रयोग करके वो एक राक्षसीय तंत्र की स्थापना कर सकते हैं, तो हम उनके तंत्रों का प्रयोग करके अपनी व्यवस्था के लिए बस आग्रह कर रहे हैं। अंतोगत तो हमको ये मानना ही पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट की आधारशिला है और जो डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है वो राक्षसीय है, और वो प्रकृति के मूल तत्व कल को समाप्त होंगे ही होंगे। जी संजीव जी, मैं थोड़ा सा और आपसे अनुग्रह करूंगा कि और इसको स्पष्ट होकर हम बातें करें और चर्चा करें, जिससे कि वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली डेवलपमेंट क्या है, ठीक है? एक शब्द आपने कही जिसमें कि आपने बताया कि वेदों में बाइनरी सिस्टम की व्यवस्था बताई गई है, 0, 1 और अनंत की बातें कही गई हैं, ठीक है? और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आज के डेट में कि इसकी स्थापना कहीं और से हुई है। तो उससे अगर हमने तब कंप्यूटर नहीं बनाया तो इसमें हमारी ही गलती है ना, किसी और की गलती नहीं है। और आज अगर हम कंप्यूटर से अपनी व्यवस्था को और सुदृढ़ कर रहे हैं, विकास जी आपके विषय को समझ पा रहा हूं, उनको जो है सो अप्रिशिएट करना चाहिए। निश्चित ही मैं आपके विषय को समझ पा रहा हूँ जी। हमारे यहाँ जितने भी आविष्कार हुए हैं जी, हमारे यहाँ जितने भी आविष्कार हुए वो प्रकृति सम्मत हुए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बैल को आप आविष्कार नहीं मानेंगे, बैल भी एक ऋषि महर्षियों द्वारा किया गया आविष्कार ही है। हमारे यहाँ जो आविष्कार होते थे वो प्रकृति, और उसको जैसे आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ महायंत्र परिवर्तन, कि महायंत्रों का प्रचुर प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मतलब महर्षि मनु भी मानते हैं कि महायंत्रों का प्रचुर प्रयोग का निषेध उन्होंने कहा है। तो निषेध, उदाहरण था हमारे पास फोन है, मैं आपको इसको निषेध करने को तभी बोल सकता हूं जब इसका उपयोग मैं जानता हूं, ठीक है? ठीक है, मैं अपनी बात तो समझा पा रहा हूं ना? तो अगर मैं इसका प्रयोग ही नहीं जानता हूं तो मैं इसका निषेध कैसे बोलूंगा? ठीक है। इससे ये बात तो स्थापित होता है कि हमारे ऋषि महर्षि जितने भी महायंत्र थे उनके आविष्कार में सक्षम थे, ठीक है? लेकिन उनको पता था कि इसको किस दिशा में आविष्कार करना है कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित और संरक्षित रहे। अभी भी तो ये आया ही है कि पहले गांव में तोते होते थे, जब से ये पूरा एक मोबाइल टेक्नोलॉजी और पूरा विषय आया तो तोतों की संख्या कम हो गई, गौरैया की संख्या कम हो गई, ठीक है? तो कुल मिला के हमको ये मानना ही पड़ेगा कि इनके दुष्प्रभाव तो हैं ही, ठीक है? और दूसरी बात ये उनके विकल्प के रूप में बन जा रहे हैं, उनकी उपयोगिता खत्म हो जा रही है। जैसे बांस की उपयोगिता प्लास्टिक ने खत्म कर दी, तो अब बांस का क्या करेंगे? सबसे बड़ा विषय ये है, जलावन की लकड़ियां होती थी, तो जलावन की लकड़ियों को गैस सिलेंडर ने खत्म कर दिया। तो जलावन की लकड़ियां जब होती थी तो लोग वृक्षारोपण भी करते थे। अब पूरा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वृक्षारोपण का, उसके बाद भी सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रकृति के तत्व हैं उनकी उपयोगिता बची रहे, उनकी उपयोगिता बची रहेगी। आप इसको रखिए,
लेकिन उसके उपयोगिता के मार्ग को तो बाधित मत कीजिए। मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके उपयोगिता के मार्ग को आप बाधित मत कीजिए। ऐसा ना हो कि इसके प्रचुर प्रयोग में उसकी उपयोगिता बाधित हो जाए। ये पॉइंट आपका बड़ा अच्छा रहा कि हम जो है सो एक संसाधन का उपयोग वैसे ही करें जिससे कि हमारी प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। और मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते होंगे। जी निश्चित ही। जी आगे और हम चलते हैं इस कार्यक्रम में और आपसे और हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे आपने कृषि व्यवस्था की बात कही, प्रकृति की व्यवस्था की बात कही, ठीक है, और दूसरी तरफ से आपने वैकल्पिक व्यवस्था पे भी आपने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करा। अभी अगर हम आज का आकलन करें तो ऐसे कौन कौन से वैकल्पिक व्यवस्था है जिसपे कि हमें पुरजोर रूप से अभी उसको समझिए कि उनसे हाथ जोड़ लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। अगर पुरजोर रूप से हाथ जोड़ने की बात कही जाए जी, तो उदाहरण तो मैं आपको छोटा सा स्वरूप देता हूँ। अभी हम वर्तमान में दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठ के ये इतना बड़ा आग्रह हम कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पूरा कंक्रीट का जंगल है। ये कहने में मैं कहीं भी झिझक नहीं करता हूँ। ठीक है, क्या दिल्ली में हम साइकिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? 5 किलोमीटर के दायरे में, जिनका कार्यालय 5 किलोमीटर के दायरे में है, क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना सकती है? और क्या समाज इसके लिए आग्रहित नहीं हो सकता है कि जिनका कार्यालय 5 किलोमीटर के दायरे में हो, घर से 5 किलोमीटर की दूरी हो, साइकिल की जो औसतन गति है वो बड़े प्यार से 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम जानते हैं। 15 किलोमीटर तक भी चली जाती है। उसके लिए अलग से आपको ट्रैक बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। साइकिल नॉर्मल ट्रैक पे भी चल जाएगा। जैसे आपने गाड़ी के लिए पूरा एक मैकेनिज्म खड़ा किया, पूरी एक अलग से रोडवे सिस्टम खड़ा किया, उसकी पूरी प्रणाली, उसका जो टाइम ड्यूरेशन अगर उसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो साइकिल की एवरेज स्पीड कार से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि साइकिल में पूरा जो टाइम उसमें लगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर एवरेज स्पीड साइकिल की कैलकुलेट की जाए, शायद इस पर कुछ काम होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एवरेज स्पीड ऑफ साइकिल इज मोर देन एवरेज स्पीड ऑफ कार, क्योंकि इसमें वो टाइम कैलकुलेट नहीं हुआ है जो कार के इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है। तो साइकिल का प्रयोग हो, अधिक से अधिक प्रयोग हो, 5 किलोमीटर की दूरी में प्रयोग हो। साइकिल केवल शो ऑफ बन के ना रह जाए। कारों का मैं पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे एक सेतु बने साइकिल। आज साइकिल सेतु बनेगा तो कल हम बैलों के लिए भी आग्रह करेंगे। हम कहेंगे कि 5 किलोमीटर के दायरे में बैलों का भी प्रयोग हो सकता है, निश्चित ही हो सकता है। घोड़े गाड़ी का प्रयोग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ये भी तो संसाधनों का दोहन ही हुआ ना। अगर हमारे पास मशीनरीज है तो हम फिर बैलों की बात क्यों करें? वो भी तो जीव ही है। जीव को हम अनावश्यक जो है सो क्यों इस तरह के साधनों में लाएं जिससे उनको दिक्कत हो? मैंने पहले ही कह दिया कि उनकी उपयोगिता में उनका जीवन है, उनकी उपयोगिता कहीं से उनका शोषण नहीं है। आप बैलों की हत्या को बैलों का शोषण बोलेंगे या बैलों से चलने वाले वाहन में बैल जो प्रयोग हो रहे हैं उनको शोषण बोलेंगे? कत्लखानों में जो बैल काटे जा रहे हैं वो तो उससे अत्यधिक, मुझे लग रहा है, लाख गुना बड़ा शोषण होगा। तो हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर बैलों की उपयोगिता नहीं होगी तो अंतोगत्वा किसी कत्लखाने में काटे जाएंगे या किसी भी मार्ग द्वारा, मैं कत्लखाने की बात नहीं कर रहा, किसी भी मार्ग द्वारा उनकी हत्या होगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि उनकी उपयोगिता में उनका जीवन है, उनका शोषण नहीं है। ये पूरा तंत्र लगा हुआ है। जैसे एक तंत्र ने बोला कि जल्दी कट्टू में बैलों का शोषण हो रहा है, एक पूरा तंत्र इस पे काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो तंत्र है जो कहता है कि जल्लीकट्टू पे तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये जब कटाई होती है तो उस पे वो चुप हो जाएगा, उस पे वो चुप हो जाता है। ठीक है, ठीक है। चलिए और हम और समझने की कोशिश करते हैं कि आपने एक तो बताया कि साइकिल से शुरुआत किया जा सकता है जिससे कि हम ये छोटा सा प्रारंभ है, संसाधन मशीनरी में ही वर्कआउट करें, लेकिन हम ऐसा करें जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकें और एक संसाधन को भी सीमित रूप से यूज कर सकें। और अगर हम अंदर आते हैं आपके विकास वर्सेस डेवलपमेंट में, तो आपने बड़ी ही क्लिष्ट चर्चा तो स्टार्ट कर ही दी है कि डेवलपमेंट एक राक्षसी परिधारणा है और विकास एक प्रकृति सम्मत चीज़ हो गई जिसमें कि हम प्रकृति का संसाधन को उपयोग कर सकें, अच्छे तरीके से उपयोग कर सकें। कैसे इन चीज़ों को हम आगे लेके चलें? आपकी जो धारणा है उसमें क्या सॉल्यूशंस निकल के आते हैं? कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? कैसे हम इम्प्लीमेंट करें? इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे यहाँ, दो बातें हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ है नीति जी। सामान्यतः आप देखते होंगे कि
समाज के ऊपर दोषारोपण गढ़ दिया जाता है मात्र 4 लोगों को डिफेंड करने के लिए। ठीक है। आप 100 करोड़ जनता को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं कि ये दोषी है। ठीक है। जबकि इस पूरी नीति के पीछे, जो डेवलपमेंट की नीति है, इस पूरी नीति के पीछे मुश्किल से 4 से 5 लोग ही होंगे। ठीक है। ये कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर नीति बनाई होगी। ठीक है। और उनको डिफेंड करने के चक्कर में आप 100 करोड़ जनता को कह देते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। जनमानस का विशेष दोष नहीं है, विशेष दोष है नीतियों का। यह नीतियां, भारत स्वतंत्र हुआ अर्थात स्वयं का तंत्र, हमारा खुद का तंत्र होना चाहिए था, तो स्वतंत्र हुआ तो हमारी स्वयं की नीति भी होनी चाहिए थी। हम किसी बाहरी नीति द्वारा तो कहीं क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। तो बार बार हुआ क्या, हमको पढ़ा दिया गया कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन नीति परनीति थी। मतलब स्वयं का तंत्र लेकिन नीति, तो ये कैसे चलेगा? नीति हमारी स्वयं की हो, हमारी नीति स्पष्ट हो और उसको लेके हम आग्रहित हो। बैल की भी नीति बन सकती है, गैया की नीति, नदी की भी नीति बन सकती है, पर्वत की भी नीति बन सकती है। ये सारा नीतियों का खेल है। तो शासन तंत्र के ऊपर एक आग्रह पूर्वक हमको ये विषय रखना पड़ेगा। इसको लेके एक मॉब तैयार हो जो शासन के ऊपर आग्रहित हो कि भैया अब जो है प्रकृति को बचाने की बात हो, और ये नीतियों का विषय है। और ये नीति केवल भारत के शासन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैश्विक शासन की बात कर रहा हूँ। जो वैश्विक सत्ता है, वैश्विक शासन है, जिनके हाथ में वैश्विक शासन तंत्र है, वह इन नीतियों के ऊपर या इन विषयों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म से बोला जाए। ठीक है। तब जाके ये कहीं विषय स्थापित होंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये आपने कहा कि जैसे नीति है, नीति निर्धारण ही इसका एकमात्र विकल्प है और नीतियों पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अगर हम अब इस बुक में और मतलब और अच्छे तरीके से हम संक्षेप में समझना चाहें, तो मैं जाते जाते आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपने इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जो कमर्शियल एंगल्स है उसको भी इस पुस्तक में डाला हुआ है। जी। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो आपका बिजनेस है या रोजगार है, उसको हम कैसे एक बार ऐड ऑन करेंगे इस विकास के कार्यक्रम में? क्योंकि क्या देखा जाता है कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो हम प्रकृति की भी बात करने लगते हैं, और जब प्रकृति की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कमर्शियल एंगल्स हमसे छूट जाएगा। तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, हमारे यहाँ अर्थनीति स्पष्ट है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो गांव होते थे वो एक स्वतंत्र इकाई होती थी। गांव कभी भी किसी बाहरी तंत्र द्वारा संचालित नहीं होते थे। दैनिक जीवन की जितनी भी वस्तुएं थी, हम उसके लिए बाजार पर निर्भर नहीं थे। ठीक है। सुबह उठे, रात को सोए, जितनी भी वस्तुएं हमने प्रयोग की, भोजन, मुख्य आवश्यकता क्या है व्यक्ति की? भोजन, वस्त्र, आवास, यह मुख्य 3 आवश्यकताएं हैं। ठीक है। भोजन कृषि से उत्पन्न होगा, कृषि स्वयं की है, कृषि के मूल में गैया है, गाय भी आपके पास है, मतलब पशु। ठीक है। पशु आधारित कृषि। तो भोजन के लिए आपको बाजार पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ठीक है। जब हमको ये बता दिया जाता है कि हम भूखमरी, एक छद्म भूखमरी हमको दिखाई जाती है, जैसा कि था नहीं, हम संतुष्ट थे, हम कम ही खा के संतुष्ट थे, लेकिन अभी विष खा के भी हम संतुष्ट नहीं है। ठीक है। तो पहला पक्ष भोजन, जिसके लिए हम बाजार पर निर्भर नहीं है। ठीक है। वस्त्र के मूल में भी कृषि थी, यह आपके संज्ञान में होगा। आज भी आसाम के कई गांव हैं, अब बरपेटा चले जाइए, अन्य जिले चले जाइए, जहां पे आज भी वो वस्त्र के लिए कृषि पे निर्भर है। ठीक है। तो भोजन, वस्त्र, आवास, आवास के लिए भी सीमेंट, रॉड और जो ये पूरा कंक्रीट का कॉन्सेप्ट खड़ा हुआ है, ये मुश्किल से मुश्किल पिछले 30-40 वर्षों में तेजी से खड़ा हुआ है। ठीक है। आज भी आप भारत के अनेकानेक गाँव में जाएंगे तो खरपतवार, मूंज, मिट्टी, गोबर, इन्हीं से आपके घर तैयार हो जाते थे। तो जो मूल आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, भोजन, वस्त्र, आवास, इस तीनों के लिए तो प्रकृति हमारे आगे बांह फैला के खड़ी है। प्रकृति हमारे आगे बांह फैला के खड़ी है। लेकिन एक पूरी व्यवस्था ऐसी बन जाती है जो बाजार सेंट्रिक व्यवस्था बन जाती है, बाजार केंद्रित व्यवस्था बन जाती है, जिसमें व्यक्ति तीनों के लिए मार्केट पे डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। जो शहरीय संरचना है उसमें आप देखेंगे हम भोजन के लिए भी बाजार पर निर्भर हैं पूर्ण रूपेण। ठीक है। वस्त्र के लिए भी बाजार पर निर्भर हैं और आवास के लिए भी बाजार पर निर्भर है। तो मेरा आग्रह यही है कि मजबूत अर्थव्यवस्था वही है जहां पे आपकी परचेजिंग कैपेसिटी अधिक की बात ना हो। आजकल तो नोबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी उन लोगों को मिलते हैं जो परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं खरीदने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है।
मजबूत अर्थव्यवस्था तो वो है जहां पे आपको खरीदने की ही कुछ आवश्यकता ना हो। लेकिन अभी तो इकोनॉमिकल पॉलिसी इस आधार पे बनती है कि कैसे, हाउ टू मैक्सिमाइज परचेजिंग कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसी आधार पे बहुत लोगों को नोबेल भी मिल चुका है। परचेजिंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करने का थ्योरम देके मैं उसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहा हूँ कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था वो है जहां पे आपको कुछ खरीदने की ही जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था वो थी। मैं व्यवसाय का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या खरीदना, वो तो हम नहीं खरीद रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध। हम मोटर गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि माइनिंग से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। तो दोनों विषयों का ध्यान रखना है। हम क्या खरीद रहे हैं? हम वो शिक्षा ले रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहे हैं जो कि विशुद्ध रूप से गांवों को ध्वस्त करने की शिक्षा है, और उसी के लिए पलायन हो रहा है। तो पलायन का भी अगर आप मुख्य कारण देखेंगे तो आपको समझ में यही आएगा कि ये जो अल्ट्रा कमर्शियलाइजेशन है, अर्थ केंद्रित व्यवस्था है, यही है पलायन का मुख्य कारण। अगर गांव का व्यक्ति प्रकृति को आधार मानते हुए गांव में संतुष्ट हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि गांव से किसी भी व्यक्ति का पलायन होगा। ठीक है, आपकी बात मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और ये चीज़ें निकल के आई होंगी कि कैसे जो है सो अर्थव्यवस्था केंद्रित जो नीतियां हैं उनसे गाँवों की और जो प्रकृति का जो दोहन है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने की वजह से कई नए तरह के अपने जो परेशानियां हैं वो हमने अपने अंदर ही खड़ी कर ली है। तो इसी पे चर्चा है जिसमें विकास वर्सेस डेवलपमेंट की अवधारणा रखी गई है संजीव तिवारी जी द्वारा, और उन्होंने बताया है हमारे दर्शकों की कैसे विकास प्रकृति के साथ कदम से कदम मिला के चलने की बात कही जाती है, लेकिन डेवलपमेंट इसके अगेंस्ट होके प्रकृति को विध्वंस करती है, उसका दोहन करती है, उस संसाधन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है, और इस तरह से हम अपने ही विनाश को आगे आमंत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं जन मीडिया टीवी से विकास मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका हमारे साथ बने रहने। आपका पुनः धन्यवाद विकास जी जी।